ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज रुचि सोया परिवार से 2-3 दशक से जुड़े 2-3 पीढ़ियां जिनकी जुड़ी हुई हैं, ऐसे पूरे उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के हमारे सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स और पतंजलि परिवार और पतंजलि संगठन के भी काफ़ी वरिष्ठ आज यहाँ पर आए हुए हैं और एक साथ सभी स्टेट्स की ये रुचि सोया परिवार की पहली बैठक है 50 सालों की। हमारे कैलाश जी बैठे हैं। मेरा सबसे पहले गुवाहाटी में शिविर उन्होंने करवाया था। सरसों का तेल इधर बहुत खाया जाता है और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और खास करके असम और पूरे 4 स्टेट्स में पतंजलि सरसों का तेल सबसे बड़ा ब्रांड है। और देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तेल के अंदर कोई चीज एमआरपी पर बिकना ये साधारण घटना नहीं होती, लेकिन पतंजलि का तेल एमआरपी पर बिकता है, ये भी एक बड़ी घटना है। और नॉर्थ ईस्ट में रुचि भी बहुत वर्षों से एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अभी 3-4 बड़ी घटनाएं हो गई। 5-6 दिन पहले सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर बैन लगाया। उससे अब 3 काम होंगे। एक तो जो इंडस्ट्री वाले हैं, अभी जैसे हमारा पतंजलि बिस्किट बनाते हैं सुरेश जी, तो बोल रहे थे, स्वामी जी पहले हमको लूज मिल जाता था, माने टैंकर में मिल जाता था रुचि का तेल, अभी वो टैंकर में नहीं मिलता। तो मैंने कहा अभी रुचि का तेल टैंकर में भी मिलेगा, बल्क में भी मिलेगा। यद्यपि फोकस हमें रिटेलिंग भी करना है, लेकिन ट्रेडिंग में भी जो कर रहे हैं उनको भी खूब मिलेगा, क्योंकि अभी रिफाइंड इंपोर्टेड ऑयल बैन होने से अब उसका प्रॉफिटेबिलिटी का कोई प्रश्न नहीं है। जो उसकी वर्किंग कॉस्ट आती थी, जो है उसकी लेबर आती थी, तो वो जो है उसमें पहले व्यावसायिक दृष्टि से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। आम भाषा में बोले तो पोसाता नहीं था। अब सब पोसाएगा, पूरा दूध देगा। गाय जो पहले दूध निकालने से पहले पूसा ना बोलते हो उसको। तो खैर, अभी मार्केट शेयर के हिसाब से पूरे देश में कहीं 50, कहीं 75, कहीं 80 और कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो रुचि जो है 95% मार्केट शेयर है, 95% तक। अभी हमने साउथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसको सम्मानित किया, तो उसके डिस्ट्रिक्ट में 99% शेयर रुचि सोया का था। मैंने कहा भैया दूसरी कंपनियां यहां क्या करती हैं? बोले जी 1-2 पेटी तो कोई बेच सकता है, ट्रक नहीं बेच सकता यार। ये मेहनत भी की है और उस मेहनत का परिणाम यह है कि हम पूरे देश में एज ए रुचि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई होती है 2 ब्रांड्स के अंदर, रुचि और अडानी विल्मर। कहीं फॉर्च्यून और कहीं
जो दूसरे जो भी उसके ब्रांड्स हैं। लेकिन देखो, इमोशनल जो अंदर जो बातें होती हैं जिससे कि आदमी को ड्राइव होता है। आप बिजनेस क्यों करते हो? एक कोई इमोशनल क्वेश्चन है अंदर, एक इमोशनल चीज है जो आपको ड्राइव करती है कि मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे समृद्ध बनना है। मैं जिन लोगों को जानता हूं, मुझे अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने देश में मुझे समृद्धि के साथ जीना है, मुझे गौरव के साथ जीना है, प्राइड के साथ जीना है, स्वाभिमान के साथ जीना है। मुझे अपने घर परिवार बच्चों को खुशहाल रखना है, मुझे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। मेरे पास में इतनी वेल्थ, इतनी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए कि मैं भी सुखी रहूं और जो मेरे पास में आए मैं उसको भी सुख पहुंचा सकूं। एक इमोशनल अंदर प्रोसेस होता है, वो आदमी को आगे लेके जाता है। और हम अपने परिवार के लिए क्यों जीते हैं? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्यों काम करते हैं? तो एक इमोशनल उनसे अटैचमेंट होता है। ये इमोशनल अटैचमेंट जो हमारे अपने घर में होता है, अपने परिवार में होता है, एक इमोशनल बाउंडिंग जो हमारे धर्म के साथ हमारी होती है, हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ हमारी होती है, एक इमोशनल बाउंडिंग हमारी वैल्यूज के साथ होती है। मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलना, बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलना, मुझे अहिंसा के रास्ते पर चलना है, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना है। मुझे हिंसा, वायलेंस, क्रुएल्टी, तमाम तरह की नफरत, हेट, घृणा के रास्ते पर नहीं चलना। ये क्या है? ये सब आपके भीतर की भावनात्मक सत्य हैं जो आपको चलाते हैं। तो इस देश में यूं तो 1902 के बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ तो ये बंगाल की भूमि है, पश्चिम बंगाल की भूमि है। स्वदेशी आंदोलन का जन्म यहीं से हुआ। और ठीक है, वैचारिक दृष्टि से ममता जी से कुछ बातों में समर्थन या विरोध हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी जो सत्ता पाई तो अमार माटी, अमार मानुस, अमार करके ही सब पाया। अब ये कोई भी बात हो, देखो, ये जो स्वदेशी वाला जो तथ्य और सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। बिना स्वदेशी के भाव के देश आजादी नहीं होता। स्वदेशी ही स्वाधीनता आंदोलन में तब्दील हुआ। और अभी मैं दिल्ली में भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। वैसे एक फेज आएगा जब हम अलग अलग स्टेट्स में भी जो है 4-5 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, इस देश को जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है। कोई भी जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, वो हर आदमी कहता है कि मेरा देश जो है स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो काफी चीजों में तो हम आत्मनिर्भर हैं। जैसे दूध में हमें बाहर से कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूध अभी हम लोग दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कोई देश है तो भारत है। दुनिया का सबसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस करने वाला कोई देश है तो भारत है। यूं तो भारत की आबादी बहुत है, चाइना के बाद। अब वैसे चाइना के बाद नहीं है, असलियत तो यह है कि चाइना के बराबर हमारे जैसा आदमी पैदा करने वाला भी कोई देश नहीं है। लेकिन वो अब उसको मैं बोलता हूं भाई अब इस पर ब्रेक लगाओ,
अब उसको इतना ही बढ़ाओ जितनी ज़रूरत है। खैर, और हमारे देश जितना जुनून भी किसी देश में नहीं है। ठीक है, हम और इस देश को मजबूत बनाएं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की करीब 2.5 करोड़ आबादी है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी धाक है, हमसे ज़मीन उसकी करीब 3 गुना ज़्यादा है, 3-4 गुना ज़्यादा उसकी ज़मीन है, और आबादी कितनी? मात्र 2.5 करोड़। तो भाई ताकतवर तो होगा ही। भारत से 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल हो, भूमि हो, लैंड हो उसके पास में, रिसोर्सेज, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़बरदस्त हैं। 2.5 करोड़ की मात्र आबादी, 2.5 करोड़ तो हमारे कलकत्ता के चारों तरफ समा जाती है, दिल्ली के चारों तरफ समा जाती है। एक शहर आता है हमारा, एक देश के बराबर। मैं कोई देश की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ। इजराइल में 85 लाख की आबादी है। 85 लाख की आबादी तो हमारे 1-2 जिले मिला करके हो जाती है। 600 जिले हैं हमारे। वो कितने ताकतवर है। पूरे अमेरिका की आबादी मात्र 30-35 करोड़ है, और उससे 4 गुना ज्यादा हमें, और 3-4 गुना ज्यादा हमसे बड़ा। तो एक अलग बात है। मैं कह रहा था, भारत कई मायनों में अब आत्मनिर्भर बन रहा है। देश को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और तो कोई चारा भी नहीं है, और सबको मिलजुल के बढ़ना पड़ेगा। और ये मेलजोल वाली जो बात है, देखो, मैं नेशनलिज्म को मानता हूं, ये सबको पता है, स्पिरिचुअलिज्म को मानता हूं। नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म ये मेरी स्पिरिट है, लेकिन फैनाटिज्म नहीं है। इसलिए पतंजलि में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका समावेश है। ये भी हमारी ताकत है, और रुचि में भी है। हमारे बहुत से रुचि के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे पतंजलि में भी हैं जो मुस्लिम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, हमारी सेल्स टीम में भी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में भी है। यही बैठी है हमारी बेटी इधर सामने, इसका नाम है सफीना। ये सुबह शाम योग का ही काम करती है, पतंजलि का ही इसका सेंटर है, और मुस्लिम बस्तियों में भी जाकर के और हिंदू बस्तियों में जाकर के सबको योग सिखाती है। बैठो बैठो। पहले तो कुछ लोगों ने इसको कहा कि तू मुसलमान होकर के बाबा जी की इतनी कट्टर शिष्या कैसे होगी। बोल, बाबा जी अच्छी बातें सिखाते हैं, और मैं भी अच्छी बातें बता रही हूँ लोगों को, और इतना मुझे रेस्पेक्ट मिला है पतंजलि से, और मैं इतनी सेवा करती हूँ सबकी, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो खैर फिर वो सब भी लोग भी मानने लग गए। हमारे यहीं पर कितने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो मुस्लिम परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, सेल्स टीम में और डिस्ट्रीब्यूटर्स में, जरा हाथ उठाना। जो सेल्स टीम में और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में मुस्लिम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहीं बैठे हैं, 10-12। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इनका भी। हाँ, हमारे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हिंदू और मुसलमान के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, और किसी जाति के बीच में, कि यहाँ सब कम्युनिटी से हैं। थोड़ा जिनको अवसर नहीं मिला समाज में, थोड़ा जिनके पास में अभी साधन कम है, उनको छोड़ करके एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बिजनेस कम्युनिटी में हमारे ईसाई परिवारों से भी कम है, मुस्लिम परिवारों से तो आ गए हैं लोग उभर करके, क्योंकि दरअसल ऐसे कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण रहे कि गरीब तबके के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा रही। और मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज हमारा एक है, खून हमारा एक है, ईश्वर हमारा एक है। ये तो कोई भेदभाव की बात नहीं। हमारी बहनें भी सब जगह, पूरे दौर देखा है मैंने भारत में, बहनें कितनी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के उसमें सेवा दे रही हैं। जरा हाथ उठाओ बहनें भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में हैं। तो यहाँ पर भी 8-10 बहनें बैठी हैं, एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। हमने सबको रखा है भाई, सब आओ, सबको अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें मैं बोल रहा था आपको कि देश के अंदर एक स्पिरिट है, अब इसको बहुत आगे हमें लेकर के जाना है। और एक बात खास ये कहना चाह रहा था आपसे कि देश को एडिबल ऑयल में, और यहाँ तक कि
मैं तो डीजल पेट्रोल में भी कहता हूँ, अपने देश में इतनी गैस, इतना डीजल, इतना पेट्रोल, इतना कोल, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका ठीक से दोहन नहीं हुआ है। और क्योंकि मैंने तो बहुत सारे सामाजिक आंदोलन भी किए हैं और पूरा देश का डेटा भी मैंने खुद स्टडी किया है। मैं खाली बाबा जी नहीं हूँ, मैं देश की सारी नस नब्ज जानता हूँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब तरह के इस देश के ताने बाने को समझता हूं। इस देश में जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ठीक से हम इस्तेमाल करें तो 10 सालों में हम अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, मात्र 10 सालों में। और होना भी है, ये तो होगा, नियति है, भगवान का विधान है, तो कोई टाल नहीं सकता। तो गैस, डीजल, पेट्रोल में भी अभी अग्रेसिवली ये गवर्नमेंट काम कर रही है। वैसे तो हम पूरे देश में ताकतवर हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई दूसरा ताकतवर हो तो तुम लोग अपना काम चालू रखो, तुम भी एक दिन वहां पर विजेता बन जाओगे। कहीं कहीं थोड़े कमजोर हो, वहां भी ताकतवर हो जाओगे। या नॉर्थ ईस्ट में जो है हमारे सभी पटनायक जी ने, पवित्रा जी ने बहुत पुरुषार्थ किया पहले, तो उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। और ये दोनों ड्रेस कोड भी एक ही जैसा रखते हैं, देखने में भी एक ही जैसे लगते हैं। तो मैंने पहले तो पूछा, भाई तुम दोनों भाई भाई तो नहीं हो तुम? तो दोनों कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, लेकिन दोनों की समझ बहुत अच्छी है। तो जो है दोनों में कंपटीशन भी रहता है अंदर अंदर काम करने का, अपने अपने फील्ड में दोनों ही मास्टर हैं। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है दोनों का ही। और इधर भास्कर जी और प्रणय जी दोनों भी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, इन दोनों के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। वैसे हमारी जो है न्यूट्रिला डिवीजन कहीं कहीं कमजोर है, लेकिन इधर अच्छी स्थिति में है, वो और मजबूत करने के लिए इनको आए, एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो है इस पूरे अनुष्ठान में सारी सेल्स टीम, देखो मजबूती का मतलब सभी दिशाओं से मजबूत होना पड़ता है। एक चीज मजबूत होता है तो आदमी मजबूत नहीं होता। जैसे किसी का हार्ट बहुत स्ट्रांग हो, लीवर किडनी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसके टांग में फ्रैक्चर हो रखा है तो लंगड़ा ही कहलाएगा। आदमी मजबूती का मतलब होता है हाथ पैर भी अच्छे हो, दिल दिमाग भी अच्छा हो, हौसला भी अच्छा हो, तब मजबूत होता है। तो इस सारी टीम को मजबूत बनाने में अपने सीनियर्स ने भी पूरा सपोर्ट किया, इसलिए हमारे यहाँ डेजिग्नेशन में भी और हाइट में भी बहुत लंबे हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने काम भी बहुत किया, तो इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। ये मतलब अपने पूरे रुचि परिवार में सबसे वरिष्ठ हैं और भगवान ने इनको ऊंचाई भी बहुत दी है। ये यूनिक पीस है। वैसे तो हम सब यूनिक क्रिएशन है भगवान के। हाइट कम ज़्यादा तो ये तो बॉडी स्ट्रक्चर तो माता पिता से हमें मिलता है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो, सबके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा जुनून है, फायर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे पूरे ऑपरेशंस के हेड हैं गोयल जी, वो भी यहाँ पर हैं, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, संजय गोयल जी का। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रुचि जो है वो है तो साउथ में है, तो साउथ के हमारे हेड हैं यहाँ पर आदरणीय श्री मलिक जी, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पूरे इस न्यूट्रिला ब्रांड को पूरे देश के अंदर जो हेड करते हैं, ऐसे हमारे मकरंद शास्त्री जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और क्योंकि अब रुचि जो एक एनसीएलटी में चला गया था और अब रुचि का पतंजलि ने टेक ओवर किया, रुचि ब्रांड और रुचि का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा उसकी कार्य प्रणाली है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि पहले भी वो एक स्वदेशी कंपनी था, बीच में जो भी उसके कारण रहे एनसीएलटी में गया, लेकिन हम देश के एसेट्स को धरोहर मानते हैं, वो हमारे देश की धरोहर है। हमने कहा वो किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होना चाहिए और विदेशी कंपनियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए एफएमसीजी सेक्टर में पिछले 100 सालों में ये सबसे बड़ा अधिग्रहण था, एफएमसीजी फील्ड में रुचि सोया का टेक ओवर ये पतंजलि ने किया।
रुचि की स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता, उसका ब्रांड, और क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी, वो सब स्वतंत्र रखते हुए पतंजलि और रुचि सोया के बीच में एक बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, और उसके अंदर जो एक हमने बड़ा लक्ष्य लिया है कि तेल के क्षेत्र में नहीं, एफएमसीजी के फील्ड में रुचि और पतंजलि मिलकर के देश में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी करेंगे। और आज हमारे जितना बड़ी ताकत किसी के पास में ऑलरेडी नहीं है, इतनी बड़ी ताकत आज दोनों के मिलने से इस पतंजलि और रुचि सोया के बीच में एक समन्वय, और जो हमारा प्रिंसिपल्स के साथ में अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने की का उत्तरदायित्व आदरणीय हमारे हेमंत बंसल जी के ऊपर है। तो एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं कह रहा था आज की इस बैठक की कुछ बड़ी चीजें, एक तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि पिछले 2-3 सालों से जब से एनसीएलटी वाला प्रोसेस चल रहा था तो काफी लोग हिले हुए थे, लेकिन हिलते हिलते भी आप लोग जमे हुए थे। हाँ, नहीं तो कई बार आदमी उखड़ जाता, कुछ थोड़े बहुत लोग उखड़े भी होंगे, लेकिन जो इतने संघर्षों और प्रतिकूलताओं में भी जो में रहे, इसका मतलब आप रुचि परिवार के बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो थोड़ा सा ऊंचे नीचे हो जाए तो घर में झगड़ा हो जाए भाई भाई को, भाई देखो अपनी बात बढ़ेगी नहीं, भाई बहुत ऊंचा नीचा चल रहा, भाई भाई अलग हो जाते हैं ज्यादा ऊंचा नीचा चले तो, और ज्यादा प्रतिकूलताएं आए तो एक दूसरे का घर परिवार में लोग साथ छोड़ देते हैं। आपने उस रुचि सोया का साथ विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूं। ये बड़ी बात होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैं जिन मूल्यों और सिद्धांतों में, जिन प्रिंसिपल्स में, जिन वैल्यूज में मैं विश्वास रखता हूं, मेरे जीवन का सिद्धांत है जिसका एक बार हाथ पकड़ के रखा उसका साथ कभी ना छोड़ा ना छोड़ेंगे। ये भी हमारा सिद्धांत है। ओ ठीक है, थोड़ी ऊंची नीची चीजें चलती रहती है, कोई भी बात होती है, मैं हमेशा यही कहता हूं, भैया देखो कोई जबरदस्ती भी छुड़ाओ तो वैसे तो मैं ठाड़ा हूं, छोड़ता नहीं किसी को जल्दी से। कई बार लोग अज्ञान में, आवेश में, अविवेक में, ऐसी गलत फहमी में कई बार जी हमारी तो बात नहीं बने, तो कोई अविवेक में भी छुड़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं कहता हूं भाई धीरज रख, इतना ज्यादा बावड़ा मत बन। तो हमने आज तक कोई नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने हमको हमारा साथ छोड़ दिया, कोई एक आदमी नहीं कह सकता। मेरा करीब 30 सालों का सार्वजनिक जीवन है, 30 इयर्स का, और मेरे जीवन के विविध आयाम हैं। मैं एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के नहीं चलता, यद्यपि मुझे पूरी दुनिया योग के कारण से जानती है। मैं योग गुरु तो मैं हूं, लेकिन उसके साथ साथ में मैं बिजनेस गुरु भी हूं, मैं राजगुरु भी हूं, मैं आध्यात्मिक गुरु भी हूं, मैं प्रबंधन का भी गुरु हूं, मैनेजमेंट गुरु भी हूं, मैं शास्त्रों का भी गुरु हूं। व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र मैंने पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, मैं उसको जानता हूं। अर्थशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, राजनीति शास्त्र, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, ये कौन सी दिशा में हम काम नहीं कर रहे, और हमारा मकसद ही है सब दिशाओं से देश को आगे बढ़ाना। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि हमने एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के, और आपको गौरव होना चाहिए इस बात का कि कोई एक फील्ड में कोई वर्ल्ड में नंबर 1 होना, तो मतलब इतना सीना तान के चलता है कि धरती दिखती नहीं उसको, फिर यूं सोचा मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आज योग के फील्ड में हम लोग नंबर 1 हैं, आयुर्वेद के फील्ड में नंबर 1 होना एक अलग बात है, वो तो है ही है, उसमें तो कोई हमारे आजू बाजू में भी नहीं है। लेकिन हेल्दी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट में नंबर 1 है हम। तो बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी ब्रांड का जो परसेप्शन होता है, उसका जो इमेज होता है, जो उसके साथ लोगों का इमोशनल कनेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, फेथ होती है, बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं बिजनेस में। तेल तो तेल होते हैं, कोई तेल के ऊपर 2% प्रॉफिट कमा रहा है, कोई 5%, कोई 10%, किसके आधार पर? ब्रांड, लॉयल्टी, ट्रस्ट की वजह से। और क्या होता है?
तो ये सारी चीजें बहुत कुछ है। तो हम योग में नंबर 1, आयुर्वेद में नंबर 1, हेल्दी प्रोडक्ट्स में नंबर 1, रिसर्च, नेचुरल चीजों में पूरे वर्ल्ड में जो भी रिसर्च हो रही है, खास करके खाने पीने की चीजें, आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां, इसमें पूरे देश में रिसर्च का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि के पास में उतना गवर्नमेंट के पास में भी नहीं है। और ये मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने खुद आकर के बोला है। उद्घाटन किया जब पतंजलि रिसर्च सेंटर का, तो बोला ऐसा काम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, ड्रग डिस्कवरी का, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट या एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च बोलते हैं, वो हमने खड़ा किया। पूरा करीब 500 साइंटिस्ट हैं आप में लोगों में से। इस बार तो हमने अलग अलग जगह जाकर के मीटिंग कर ली है। एक बार आप सब पूरे पतंजलि और रुचि सोया परिवार का एक महामेला हरिद्वार में भी कर दें, आप लोगों को वहां भी एक बार बुला ले। तो ये तो पहले से तैयार बैठे, इस बहाने आपका तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा, रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करेंगे। यहां तो तुमने रहने की व्यवस्था की, अपने आप होटल लिए। आप जब हरिद्वार आएंगे तो आपके खाने पीने, रहने सहने और घूमने की व्यवस्था भी पतंजलि करेगा, आपको वहां भी घुमाएंगे। एक बार देखना आप क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, हेल्थ में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, रिसर्च में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, नेचुरोपैथ में क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क अपना है, सारी चीजों की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और हाइजीन क्या होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होती है, उसके चेक्स क्या होते हैं, सब अलग अलग चीजें आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो अगली मीटिंग आपकी हरिद्वार में भी कर देंगे और बहुत व्यवस्थित रूप से करेंगे। 5-6 महीने पहले एडवांस में आपको बताएंगे। अभी तो आज इतनी एनर्जी देके जाऊंगा कि साल भर तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ना, बड़े इनके अंदर फायर बहुत होता है। ये आपस में प्यार से भी बात करें तो ऐसा लगे कि झगड़ा कर रहे हैं।